लो दर्शकों, मोबिलोग्राफी के इस स्पेशल एपिसोड में ये तो नहीं कहूँगा कि आप सबका स्वागत है कि ये एपिसोड एक ट्रिब्यूट है गरीब खान सर के लिए। अभी पिछले दिनों अचानक आरंभ में ही वो हमारे बीच नहीं रहे। उज्जैन शहर फोटोग्राफी की दुनिया और मोबिलोग्राफी वाले सब उनको बहुत मानते थे, उनको बहुत चाहते थे। सबसे गलत बात ये है कि ही वॉज मास्टर क्राफ्टमैन। वो जो करते थे उनकी फोटोग्राफी, भले वो डीएसएलआर की हो, भले ही वो मोबाइल की हो, वो सब अद्भुत अकल्पनीय होती थी। और जबकि वो हमारे बीच नहीं है तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके बारे में थोड़ी सी बात करें। यादें अच्छी मीठी 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 यादें और जो भी पर्सनल यादें हैं उनको सबके साथ में शेयर करें। तो ये एपिसोड तैयार हो रहा है, स्पेशल एपिसोड है। आप सब इसमें बने रहिए। अगर आपके पास भी कुछ गयूर खान से रिलेटेड कुछ है जो आप कहना चाहते हैं, जो इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमको जरूर तो इन्फो कर दीजिएगा। आपकी बातचीत भी रिकॉर्ड करी जाएगी। तो आज सबसे पहले इस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में श्री दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय जी हमारे मोबिलोग्राफी के को एडमिन भी हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और उनके पास गरीब साल से रिलेटेड बताने के लिए बहुत कुछ है। दिग्विजय जी, सर क्या मेरी आवाज नमस्कार आप तक दोस्तों। पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझ तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय। ऐसे हम लोग पिछली बार भी कई बार मिले हैं, लेकिन इस बार हम जिस परिप्रेक्ष्य में मिल रहे हैं, गैर खान साहब को लेकर, हम उस तरह से कभी नहीं मिलना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको किसी तरीके से याद करना चाहते हैं। हम उनको किसी तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि वो जहाँ भी हों वहाँ वो खुश रहें, और वहाँ भी वो जिस तरीके से यहाँ पर रंग बिखेर कर गए हैं, वो वहाँ पर भी रंग बिखेरें और अपना जलवा दिखाते रहें। गैर खान साहब एक बहुत ही शांत और सौम्य शख्सियत थे। मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी योग भी नहीं लगा। उज्जैन में रहते हुए कभी योग नहीं लग पाया। मोबिलोग्राफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मेरी उनसे पहली बार फेसबुक पर मुलाकात हुई और दोस्ती भी हुई। मैं उनके फोटोग्राफ्स अक्सर देखकर अचंभित रह जाता था कि आखिर ये हैं कौन। पहले मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनके फोटोग्राफ्स आते गए, मैंने देखा कि उनके फोटोग्राफ्स में बहुत ही वेरिएशन हुआ करता था, कलर्स को लेकर और एंगल्स को लेकर बहुत ही अलग अलग था। और वो लगभग हर फोटो को लाइक भी करते थे जो उनको अच्छा लगता था। और ये मानिए आप कि उनके द्वारा लाइक किया हुआ कोई भी फोटो एक तरह का किसी के लिए भी एक रिवार्ड जैसा हुआ करता था। हाँ, उनसे कई बार हमको उनके खिंचे हुए फोटो जो आते थे उससे कई बार एक बार शक भी होता था, क्या ये मोबाइल से लिया हुआ फोटोग्राफ है या डीएसएलआर से है। लेकिन फिर बाद में हमको मालूम चलता था कि नहीं नहीं, ये तो मोबाइल का ही फोटोग्राफ है। और कमाल का उनका हाथ था, कमाल का उनका कमांड था फोटोग्राफी के ऊपर। वो किसी भी तरीके से फोटोग्राफ को खींचते थे, लेते थे और उसको अपने तरीके से लोगों के बीच में पेश करते थे। उनके फोटोग्राफ्स अपने आप में एक कहानी हुआ करती थी, एक स्टोरी होती थी। मुझको आज भी याद है उनका एक फोटोग्राफ जो उन्होंने लास्ट ईयर होली पर शेयर करा था, जिसमें एक बच्चा खड़ा है और शायद मदर या कोई लेडी खड़ी है जो मुट्ठी पीछे बांध कर उसमें रंग लेकर खड़ी हुई है, गुलाल लेकर खड़ी हुई है। ओ, वो फोटोग्राफ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात करते करते। मीन्स वो फोटो इतना कुछ कह रहा था कि शायद हम प्रत्यक्ष रूप से भी वो चीजें महसूस नहीं कर पाते जो उन्होंने फोटोग्राफ के थ्रू हमारे सामने रख दी वो चीजें। ऐसे कई फोटोग्राफ्स थे उनके, और वो मास्टर थे, अपनी फील्ड के मास्टर थे। कई चीजें हमको मालूम नहीं थी उनके बारे में, कई चीजें बाद में मालूम चली।
वो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते थे हर किसी के फोटोग्राफ्स को, और मैंने उनको कभी भी शिकायती मोड में नहीं देखा। मीन्स वो जिस लेवल पर थे वहां पर, उस लेवल पर पहुंचकर कई ऐसे लोग रहते हैं जिनमें एटीट्यूड आ जाता है, और वो एक अलग अपना मुकाम समझने लगते हैं। लेकिन हम जैसे नौसिखिया फोटोग्राफरों के बीच में रहकर भी उन्होंने कभी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि हम नौसिखिए हैं या हमको कुछ नहीं आता है। एक तमन्ना थी उनके साथ काम करने की, कहीं ना कहीं फोटो वॉक पर जाने की, अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए। और कुछ दिन वो पहले ही मैं सोच रहा था लॉकडाउन के कि हम कोई ऐसा एक प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर हम एक मंच पर सारे लोग इकट्ठे हों। और स्पेशली मेरे दिमाग में गयूर खान साहब का था कि उनसे जब भी मिलूंगा तो उनसे टिप्स जरूर लूंगा, क्योंकि जो भी हमारे ग्रुप के जाने माने फोटोग्राफर्स हैं, अमिताभ शर्मा जी हों, सुनील भाई साहब हों, प्रियंवदा मैडम हों, जो भी हों, जो भी है ना, नामी गिरामी फोटोग्राफर्स हैं, सीनियर्स हैं, मैं उनसे अक्सर टिप्स लेता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, जानकारी लेता रहता हूँ। कभी गयूर खान साहब से ना कहते हैं उस बारे में योग ही नहीं लग पाया। और आज भी उस चीज का मलाल है कि काश उनसे किसी न किसी बहाने मिल लिया होता। जिस दिन ये न्यूज आई, इट वाज शॉकिंग न्यूज फॉर मी। मैंने इमीडिएटली आशीष जी को कॉल करा और पूछा, ही वाज आल्सो नॉट अवेयर अबाउट दैट, ही वाज आल्सो शॉक्ड। मीन्स वो एक तरह का है ना, हमारे लिए ऐसा शौक था पूरा ग्रुप के लिए। मैंने वो एक तरह से हमारे एक सिरमौर थे, जो हमारा एक फेदर था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो छीन लिया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी कमी को तो कोई पूरा शायद ही कर पाएगा, लेकिन हाँ, हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो शायद उनकी कमी को कभी खलने नहीं देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जहाँ भी हों वहाँ सुख चैन से रहें। और उन्होंने हमारे बीच में जो अपनी यादें छोड़ी हैं, मधुर यादें, अपने खूबसूरत फोटोग्राफ्स के रूप में, वो हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करती रहें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहें। साथियों, गयूर सर के बारे में जो हमारी बातचीत की जो श्रृंखला है, इसमें हमारे बीच में श्री संजय ललित जी हैं। संजय ललित सर और गयूर सर का तो बहुत गहरा नाता रहा है पिछले 40-45 वर्षों से, और दोनों ने साथ में डिपार्टमेंट में काम किया है। जनसंपर्क में गयूर सर थे, संजय जी अभी भी जनसंपर्क में हैं। गयूर सर रिटायर हुए थे लास्ट ईयर, और 40-45 वर्षों की इनकी ये गहन दोस्ती रही है। संजय ललित जी ने बहुत नजदीक से गयूर सर की वर्किंग को देखा है, और ये हमारे बीच में है कि कुछ बातें साझा करेंगे गयूर सर के बारे में। संजय सर, प्लीज। नमस्ते। अ, जैसा कि आपको आशीष जी ने बताया, मैं संजय ललित अभी वर्तमान में जनसंपर्क विभाग में हूँ, और करीब 32 साल करीब मुझे हो गए हैं जनसंपर्क विभाग में। इसमें जो है पूरा टाइम, मतलब अगर मैं अपने इंदौर के 3 साल की सर्विस को छोड़ दूं तो बाकी का पूरा टाइम मैं गयूर खान के साथ रहा, क्योंकि उसका पूरा पूरा कार्यकाल जो है उसका लगभग जो है चेन से ही पूरा हुआ। और मुझे बताते हुए बड़ा नाज है इस बात पे कि अगर कोई कहूँ कि आज के समय में अगर पूरे उज्जैन की नहीं पूरे प्रदेश में अगर मैं कहूँ कि गयूर खान जैसा फोटोग्राफर मेरे देखने में तो नहीं आया। हालांकि मैं पब्लिक पब्लिक डीलिंग में हूँ, और मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ, कई लोगों से गयूर खान के साथ मिला हूँ। तो मुझे पता है कि जितना गहराई से गयूर फोटोग्राफी के प्रति समर्पित था, और जितनी जानकारियां उसको गयूर को थी उतना शायद ही किसी को होगी। और खासकर आज के संदर्भ में अगर मैं बोलूँ, तो जब से ये डिजिटल फोटोग्राफी का युग शुरू हुआ है, तब से जितने भी जो युवा हैं वो तो केवल कैमरा उठा लेते हैं या मोबाइल से फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। लेकिन गयूर खान उस जमाने के फोटोग्राफर थे जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का पूरा दौर था। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जहाँ तक मैं गयूर के साथ रहा और समझा,
तो मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ही सबसे ज्यादा मेहनत वाली और सबसे ज्यादा कला कला जो जिसको अपन दिखा सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कला का इस्तेमाल, वो दौर ही जो है आजकल के युवाओं ने नहीं देखा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कई युवाओं ने तो शायद डार्क रूम भी नहीं देखा होगा कि डार्क रूम कैसा होता है। तो इस उस तरह की उस समय से मैं गयूर के साथ जुड़ा। गयूर के बारे में बात करते हुए मन भर जाता है, इसलिए कई बार थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मैं बोलते बोलते रुक गया या कुछ, तो वो मेरी भावना है। खैर, अ, ये बात है 1981 की, जब हमारे ऑफिस में डार्क रूम मतलब फोटोग्राफी सेक्शन शुरू हुआ था। फोटोग्राफी सेक्शन में जब शुरू हुआ तो तब हमारे विभाग का नाम था सूचना तथा प्रकाशन विभाग, जो समय के चलते अब जनसंपर्क विभाग हो गया। लेकिन उस समय डार्क रूम बना, ये मोगरे बिल्डिंग में हमारा ऑफिस लगता था। फ्रीगंज में जो सब्जी मंडी है आज, जहाँ अच्छा बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, लेकिन वहाँ पे हमारा ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ एक पिछले पीछे ऑफिस में एक रूम था, जिसमें उन्होंने प्लाईवुड वगैरह से उसको डार्क रूम बनाया था। और मैं, चूंकि मेरे फादर इस विभाग में थे, उस समय बड़े बाबू थे, तो एक थोड़ा अलग वो था कि यार बड़े बाबू का लड़का आया है, तो वो मुझे डार्क रूम दिखाने ले गए। और जब मैंने मैंने उनसे पूछा कि डार्क रूम में फोटो बनते कैसे हैं, तो उन्होंने एक टेस्ट पीस उठाया, एक छोटा सा केमिकल पेपर का टुकड़ा जिसपे फोटो छपते हैं, वो उठाया, एनलार्जर के नीचे लगाया और 2 मिनट उसको लाइट दी, कुछ मन में गिनती गिनी और उसको उसमें केमिकल में डाल दिया। तो धीरे धीरे उसमें चित्र उभर कर आया। तो उस समय मेरी उम्र करीब 17-18 साल रही होगी, और मेरे लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं था। ये, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये केमिकल पेपर है और ये इसमें क्या, मेरे को तो लगा कि कागज पे लाइट पड़ी और उसको पानी में डाला और उसमें चित्र भराया। मतलब उस जमाने की बात है वो, कि मैं उस मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल के जो युवा हैं उन्होंने तो शायद ये पूरा दौर देखा ही नहीं है, या अगर कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा हो। लेकिन उस दौर से मैंने गयूर के साथ मेरी दोस्ती हुई। मैं उनको एक समय गयूर अंकल कहता था। लेकिन धीरे धीरे फिर वो मित्रता हुई, फिर तो चाय जैसी बातें होने लगी। तो मतलब वो सारे जो अपन कहते हैं तहजीब के पैमाने कब टूट गए पता ही नहीं चला। वो मुझे यार दोस्त कहता, मैं उसके साथ चाय जैसी बातें मतलब हम लोग शेयर करते। तो ऐसा नहीं कि केवल एक मस्ती मजाक की बातें हम लोग शेयर करते, साथ में वो कई बार कई टेक्निक्स मुझे बताता चला जाता अनजाने में। कई बार या कोई विषय ऐसा निकलता तो बोलता कि यार सीपीआई टोन क्या होती है, तो सीपीआई टोन कैसे आती है। और इस तरह की कई बातें, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है सबसे बड़ा कमाल लाइट का है कि कहाँ शेड आना चाहिए, उस चेहरे पे शेड कहाँ आएगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। मतलब इतनी बारीकी की बातें हमारे साथ होती थी। 110 के निगेटिव होते थे, जैसे बड़ा बड़ा निगेटिव आता था, तो वो एक एक कैमरे में 10 या 12 निगेटिव का रोल डलता। और वो उसको कैसे अंधेरे में लोड करते, कैसे अंधेरे में ही उसको काटते, कैसे डेवलप करते, ये सारा कुछ जो है मैंने गयूर के साथ न केवल देखा बल्कि मैंने धीरे धीरे उसके साथ काम भी किया। तो ये कैसा दौर था कि मैं बड़ा अभिभूत था कि यार ये तो बड़ा जादू जादू का काम है। ऐसी मेरी इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी कि आज जब मैं देखता हूँ तो जैसे जैसे फोटोग्राफी में चेंज आए। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार उसने मुझे आके बताया था, ललित बोले एक बड़ी अजीब बात सुनी मैंने। मैंने कहा क्या गैर क्या सुना आपने? तो बोले यार एक ऐसा कैमरा आएगा कि जिसमें रोल इन लगेगा। तो बोले, यार कैसे संभव है रोल इन लगेगा? बोले हाँ यार कैसे संभव है? बोले हमारे उस्ताद कह रहे थे कि बोले आने लगे हैं कि बोले उसमें रोल इन लगता है तो फोटो खींच देता है। तो मैंने कहा यार कैसे हो सकता है यार? तो उसने कहीं कुछ पढ़ा था ये, और उसके आधार पर फिर उसने मेरे को समझाया। बोले यार ऐसा कोई कैमरा बन रहा है जिसमें रोल नहीं लगेंगे, कोई फ्लॉपी लगेगी, और वो फ्लॉपी जो है आपकी इमेज को कैप्चर कर लेगी, और फिर आप उसको जो है बना सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। तो बाद में पता चला कि वो डिजिटल कैमरा था। तो वो टेक्निक भी उसने कहीं से पढ़ समझ के उसको वो किया था, अडॉप्ट किया था। और वो भी इस खोज में था, इस उसमें कि यार ये कैसे अपने को पता चले कि क्या टेक्नोलॉजी। फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंट में भी वो कैमरा आया, और उस कैमरे के आने के बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार कोई दम नहीं है इस फोटोग्राफी में, क्योंकि आप तो क्या सीधा सीधा खींचो और कंप्यूटर में लोड करो और फोटो बन जाता है।
बोले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो निगेटिव की टचिंग और निगेटिव पे काम होना, वो फिर उसको डेवलप करना और उसको एक अलग ही बोले क्रेज था, ये सारा खत्म हो गया। मतलब फोटोग्राफी का राज जो था, डार्क रूम में क्या होता है, ये आम जनता के लिए राज की बात थी। तो वो राज बोले सब खुल गए। अब तो सब लैब पे जाओ आप, मशीन, दिन के उजाले में मशीन लगी हुई है, वहाँ फोटो प्रिंट होके आ रहे हैं। तो फोटोग्राफी का जो जो चार्म था मतलब, तो वो सब खत्म हो जाएगा बोले। पर मैंने कहा बोल ठीक है यार, जमाने के साथ चलना तो पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए उसने न केवल डिजिटल फोटोग्राफी मतलब कैमरे कैमरे का अध्ययन किया, बल्कि फोटोशॉप वगैरह को भी उसने खुद सीखा। मतलब ये बात है आज के पिछले 10 12 15 साल पुरानी बात है, जब उसने खुद फोटोशॉप सीखी कि यार कैसे इफेक्ट देना। आज तो आजकल तो कैमरे भी ऐसे आने लग गए कि उसी में फिल्टर लगे हैं। आप चाहे जिसकी लाइट जो काटना हो, कोई कलर आपको करेक्शन करना हो, कुछ हो, तो आप कैमरे में ही कर लेते हो। तो उस समय तो सारा फोटोशॉप के जरिए होता था। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जैसे जैसे फोटोग्राफी में चेंज आए, वैसे वैसे गयूर खान में भी चेंज आए। और उन्होंने उम्र उम्र का वो नहीं रखा उसमें कि यार मैं अब इस उम्र में क्या करूं सीख के। उसने हर हर बात जो है नया कुछ सीखने की उसकी जो ललक थी, वो वाकई काबिल मतलब कमाल की ललक थी उसमें। और आज के युवाओं को उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हाँ यार, क्या काम कैसे होता है। मतलब कई बार उसका ये मैंने मेरे साथ में, अक्सर हम साथ में रहते थे, तो जब कभी लैब पे जाना होता था, कलर लैब पे, तो वो वहाँ के लड़कों को सिखाता था कि ऐसे नहीं ऐसे करो तब ये इफेक्ट आएगा। तो लड़के उसकी हंसी उड़ाते हैं, अरे यार क्या उस्ताद आप, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो वो कहता है उठो आप, और वो उनको उठा के खुद करके दिखाता था। तो कहने का आशय ये है कि जब जब वो खुद परफेक्ट होता था, तब वो दूसरों से इतना बोल्डली बोल पाता था, इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाता था। तो ये उसकी जो आदत थी, ये वाकई मतलब सीखने वाली आदत थी कि यार उम्र उम्र किसी चीज को सीखने में आपको उम्र का कोई बंधन नहीं होता। मतलब आपको अगर सीखने की इच्छा है, तो आप किसी भी उम्र में सीख के उसमें परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का जो जी दौर हमारा दोस्ती का गुजरा, तो मेरे लिए तो गयूर खान का जी जाना एक व्यक्तिगत नुकसान है एक तरह से। जी। संजय जी, आपने टाइम निकाला, ऑफिस के बीच में हमसे बातचीत की, ये सब बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और कहना चाहता हूँ आशीष जी, कि आप जी वो एक जी। बार मेरे से बोला था कि आशीष जी चाह रहे हैं कि मोबाइलोग्राफी पे मेरा मेरा कोई आखा 10 15 20 मिनट का इंटरव्यू वो लेके जारी करें। तो बोले यार आशीष जी को मैं हाँ बताऊं हाँ। तो मेरे को तो एक 2 4 घंटे कम पड़ेंगे। मतलब इतना इतना जखीरा है मेरे पास। तो आज हम्म, वक्त की बात है कि अभी रिटायरमेंट के उसको अभी साल भर भी नहीं हुआ, जून में 1 साल पूरा होगा। लेकिन अचानक वो इस तरह छोड़ के चला जाएगा, ये कभी कल्पना नहीं करी थी। और वाकई बड़ा दुखद, मतलब मैं सोचता हूँ कि उज्जैन की फोटोग्राफी इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान अगर कहा जाए, गयूर खान का इस तरह अचानक चले जाना, तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। सर बिल्कुल। और ना हमारे लिए ना बड़ा नुकसान ये रहा, क्योंकि मैं टॉक शो ना उनके साथ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। बातचीत के स्तर पे वो रह गया, वो कुछ जमा ही नहीं मामला एकदम, और पता नहीं अचानक से सब कुछ ऐसा हो गया। और तो कई बार वो अपने किस्से सुनाते थे कि किस तरह वो फोटो मतलब किस तरह प्रैक्टिकल करते थे। मतलब कि एक फोटो पे किस तरह ये टोन लाना है, तो उसको निगेटिव पे क्या काम करना है, या फिर उसमें फोटो पेपर कौन सा लगेगा, या उस पे केमिकल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मतलब इतनी बारीकी से उसको पता था। उसके पास कई चीजें उसने लिख के रखी थी। बोले यार ये चीजें अगर हम्म, किसी को आगे काम आए तो बोले मेरे को बड़ा फक्र होगा। वो पता नहीं वो डायरी उसकी हम्म, हम्म, कई फार्मूले उसने लिख रखे थे कि इस केमिकल में ये मिलाने से ये टोन आता है, इस केमिकल में ऐसा करने से उसमें ग्रेनुअल्स आते हैं फोटो पे। तो ऐसा उससे कई चीजें उसने जो है ऐसे लिख के रखी थी। मुझे हर बात बताता था कि यार ऐसा करने से ऐसा होता है। हालांकि कई चीजें मेरे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं हालांकि मैं इतना अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ। 2 ढाई साल मैंने भी हालांकि डिपार्टमेंटल फोटोग्राफी की है, लेकिन प्रेस फोटोग्राफी और सामान्य जो अदर फोटोग्राफी, उसमें बहुत अंतर है मैं समझता हूँ। क्योंकि 2.5 साल करीब मैं भी उस फोटोग्राफी फील्ड में रहा और प्रेस फोटोग्राफी करता रहा। तो वो एक सामान्य सा काम है, और बाकी जो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी वाला जो काम है, तो वो एक अलग ही अपनी वो रखता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मोबाइलोग्राफी में भी उसके एक से एक फोटो उसने लोड किए जी हैं। जी।
हाँ, और उसमें भी उसने मुझे बताया कि यार ये देखो ये फोटो मैंने ऐसे लिया था, फिर इसमें ये कलर करेक्शन किया और देखो इसमें ये इफेक्ट आया। तो हर चीज जो है उसका एक फोटो बहुत फेमस हुआ, जिसमें रामघाट पे वो जो है एक टिटोड़ी, एक जो पक्षी होता है, वो पक्षी जो है पानी में खड़ा है घाट के पास, और शिवलिंग की मूर्ति है, और वो बड़ा फेमस हुआ। तो हमने उसको एक धीरे धीरे हम उसको कहने लगे थे कि तेरा ब्रांड वो है, मतलब ये टिटोड़ी के फोटो खींचना, मतलब तेरे लिए कोई जैसा हो गया है जैसे। तो ऐसा इस तरह की मतलब कई रोचक किस्से हुए। कई बार जब शिप्रा आरती के कई ऐसे फोटोग्राफ्स है उसके जो वाकई बहुत मतलब आश्चर्यजनक फोटोग्राफ्स है। तो उसका वो मुझे बताता था कि यार अपना खुद का समय निकाल के चले जाना, कोहरे के फोटो लेना है तो ठंड के दिनों में सुबह जल्दी उठ के, जबकि वो 8-8-9-9 बजे उठने वाला आदमी सो के, लेकिन उसका शौक था कि वो उस काम के लिए भी जल्दी उठता था। तो कोई चिंतामण जा रहे हैं तो रेलवे ब्रिज के उधर जा रहे हैं, तो कई इस तरह के कई कई मतलब इवेंट्स हैं जो मुझे याद आते हैं कि वो कितनी मेहनत, एक एक फोटो के लिए कितनी मेहनत, मतलब कि आजकल के बच्चों में मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत होगी। कहा ठीक है, डिजिटल कैमरा उठाया, 4 फोटो खींच दिए, और जो है अपना काम करके आगे बढ़ गए। लेकिन उसका हर फोटो के पीछे की उसकी जो मेहनत है वो वाकई मतलब अनुकरणीय है। उसको लोगों ने उसके जज्बे को समझ के उसको उसका अनुसरण करना चाहिए, तो वाकई लोग उससे सीख पाएंगे। जी। तो ललित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। और गय्यू सर की आदत तो हमारे साथ हमेशा है मोबिलोग्राफी में, तो बिल्कुल हम नहीं। अचंभित तो नहीं जाते थे कि आप ये ना ऐसी अद्भुत फोटोग्राफी मोबाइल से करते हैं। और हाँ, तो उसके उसकी कई कई फोटोग्राफ्स का मैं साक्षी हूँ। वो मोबाइलोग्राफी पे जो फोटो डालता था, तो वो डालने के पहले मेरे को बताता था, वो देख ललित कैसा बनाया, देख ललित कैसा बनाया, अब इसको डालूंगा। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोबाइलोग्राफी के अलावा ऐसे कई फोटोग्राफी ग्रुप्स है, बंगाल के हैं, कुछ विदेशों के हैं, उसमें उसके फोटो बड़े लाइक किए गए। मतलब उसके हाँ ऐसे हाँ, कई असंख्य दोस्त हैं इन ग्रुप्स में, जिनको आप और हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बड़े से बड़े फोटोग्राफर जो है उसके उन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इनके इसके फोटो को सराहना ही नहीं की। कई बार वो बेस्ट फोटो ऑफ द डे और इस तरह के फोटोग्राफ्स की जो उनकी जो श्रृंखलाएं होती है, उसमें वो चुन के आए, और उसको सबने फोटो अपने फेसबुक के जरिए देखा भी है। तो इस तरह का एक अजीम जी शख्सियत अपने बीच में से चली गई, इसका बहुत दुख। बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। जी साहब, ललित साहब शुक्रिया। फिर देखिए कभी किसी प्लेटफॉर्म पे हम फिर से इकट्ठे होंगे और फिर से हम बात करेंगे गय्यू सर के क्रिएटिविटी के बारे में। आपका बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर हम फिर इस बारे में मिले तो बात करें। जी, थैंक यू, थैंक यू।